गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल बायोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तक में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के कितने भाग होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि पौधे में जिस भाग के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे ही हम फ्लावर कहते हैं। फ्लावर के मुख्य 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। इसमें एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है और गैनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम के यूनिट को हम स्टामिन कहते हैं और एक स्टामिन ही वास्तविक मेल पार्ट होता है। गैनोसियम के यूनिट को हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं और कार्पेल ही जो है फ्लावर का एक वास्तविक फीमेल पार्ट होता है। हम लोग पढ़ लिए थे कि स्टामेन के मुख्य 2 भाग होते हैं। यहाँ फिगर बना हुआ है, ये है एक स्टामेन, एंड्रोसियम का यूनिट स्टामेन। स्टामेन के मुख्य 2 भाग होते हैं। एक जो स्टॉक या डंठल जैसा जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है फिलामेंट, ठीक है। और इसके ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एंथर। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ जो रेड कलर से जो बना हुआ है इसका मतलब है कि एंथर की जो वाल है वो फट गई है। एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो उसका वाल जो है फट जाता है और वो अंदर का पार्ट रेड कलर से हम बनाए हुए हैं। एनसीईआरटी बुक में जो फिगर दिया गया है हम उसी तरह से बनाने का प्रयास किए हैं। तो जब एंथर का वाल फट जाता है तो फिर उसके अंदर का जो पॉलन ग्रेन्स होगा, परागकण होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। आज हम लोग बहुत सारा चीज़ जो है पढ़ने वाले हैं, यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और अगर ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनते हैं तो आज के क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाएंगे उसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है एक स्टामेन के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं कि स्टामेन होता क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंड्रोसियम के यूनिट को स्टामेन बोलते हैं और स्टामेन का 2 भाग होता है, एक हो गया फिलामेंट और एक हो गया एंथर। ये जो फिलामेंट है इसका जो शुरू का जो भाग होता है, जो प्रोक्सिमल एंड होता है, ये जो शुरुआती भाग होता है, यह फ्लावर के या तो थैलेमस से जुड़ा रहता है या तो पेटल से जुड़ा रहता है। ये जो फिलामेंट का जो शुरू का भाग है या फ्लावर के या तो थैलेमस से जुड़ा रहता है या तो पेटल से जुड़ा रहता है। अब इसके ऊपर में ये जो एंथर है, एंथर जो है बाइलोब्ड होता है, 2 लोब से मिलकर के बना होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक एंथर में 2 लोब और प्रत्येक लोब में 2 चेंबर प्रेजेंट रहता है, यानी कि एक एंथर में टोटल 4 चेंबर प्रेजेंट रहता है और इस चेंबर को हम बोलते हैं पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक में स्टामेन के बारे में क्या लिखा हुआ है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टामेन। स्टामेन के 2 भाग होते हैं, कौन कौन। तो द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, जो एक लंबा डंठल जैसा भाग होता है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, ऊपर में जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है उसे हम एंथर कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, यानी कि ये जो फिलामेंट है इसका जो शुरुआती भाग होता है वह फ्लावर के या तो थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। आगे है द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन आर वेरिएबल इन फ्लावर, यानी कि फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब ये हुआ कि अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर में स्टामेन की लंबाई और उसकी संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। फिर है आगे, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग 2 थिका, दैट इज दे आर डाइथिकस। मतलब ये हुआ कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसका जो एंथर होता है वह बाइलोब्ड 2 लोब से मिलकर के बना होता है और उसके प्रत्येक लोब में जो है 2 थीका मतलब 2 चेंबर पाया जाता है, अर्थात एंथर डायथिकस होता है, ठीक है। अब आगे क्या है,
इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर, यानी कि एंथर का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें, एंथर को हम यहाँ से इस तरह से कट करें और कट करके देखें, तो हम यहाँ फिगर बनाए हुए हैं कि ये एंथर है और एंथर को अगर हम यहाँ से इसे कट करेंगे और ऊपर से उसको देखेंगे तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक एंथर में दो लोब, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो गया एक लोब और इधर हो गया दूसरा लोब। तो एक एंथर में दो लोब और प्रत्येक लोब में दो चेंबर मौजूद है। यहाँ पर जो है ये एक चेंबर, फिर ये एक चेंबर, अभी फिगर में दोनों ज्वाइंट हो गया है। शुरू में जो है ये दोनों चेंबर अलग अलग रहता है। तो एक चेंबर, दो चेंबर, तीन, चार, टोटल 4 चेंबर रहेगा और इस चेंबर को ही हम बोलते हैं पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये संख्या में टोटल 4 होता है। एंथर के प्रत्येक लोब में 2 की संख्या में पाया जाता है और उसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में बनता है माइक्रोस्पोर। उस जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में बनता है माइक्रोस्पोर, और जब वो माइक्रोस्पोर थोड़ा सा विकसित होगा, पोलन ग्रेन्स बनेगा, तो ये जो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है ये आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। फिर ये जो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है ये भी आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, और जब ये ज्वाइंट हो जाता है तब ये कहलाता है पोलन सेक। और उसके बाद एंथर की जो वाल है ये फट जाती है और उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है इसके बारे में। The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of an anther। मतलब एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में एंथर के दोनों लोब को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, The anther is a four-sided यानी कि टेट्रागोनल, यानी कि एंथर जो होता है वह उसमें 4 साइड होता है, वह टेट्रागोनल होता है, वह चतुष्कोणीय होता है। 1 2 3 4 4 कॉर्नर बनता है इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर कॉन्सिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब कि लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब। मतलब एक एंथर में जो है वो 4 साइड पाया जाता है, वो टेट्रागोनल होता है, मतलब चतुष्कोणीय होता है, और इसमें जो है प्रत्येक कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है, यानी कि एक जो है छोटी छोटी थैली पाई जाती है और उस थैली को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, प्रत्येक कॉर्नर पे रहता है। फिर है द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक, यानी कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये विकसित होता है और ये बन जाता है पोलन सेक। हम बताएं ना कि एक एंथर में 2 लोब, प्रत्येक लोब में 2 चेंबर, यहाँ पर ये चेंबर अलग होगा, शुरू में ये चेंबर अलग होगा, फिर ये भी चेंबर अलग होगा, ये भी चेंबर अलग होगा, तो ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, लेकिन यही माइक्रोस्पोरेंजियम जब विकसित होता है तो एक लोब का दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, इधर भी दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, तब ये कहलाता है पोलन सेक। ठीक है, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ एट एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन्स। मतलब ये जो पोलन सेक है यह एंथर की पूरी लंबाई के अंदर तक रहता है, यानी कि ये जो रेड वाला पार्ट है ना ये समझ लो कि अंदर का भाग बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पोलन सेक है ये पूरे एंथर की लंबाई तक नीचे तक ये फैला हुआ रहता है और इसके अंदर में बहुत सारा हजारों की संख्या में पोलन ग्रेन्स जो है भरा हुआ रहता है। माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स जो है बहुत सारा इसमें भरा हुआ रहता है। क्लियर, आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। हम लोग जानते हैं कि एक एंथर में 2 लोब और प्रत्येक लोब में 2 चेंबर, यानी कि एक एंथर में कुल 4 चेंबर, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल करके बन जाएगा पोलन सेक। तो जब हम एक एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो पता चलता है कि उसमें 4 जो है माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट रहता है। ये 4 छोटी छोटी थैली है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है यह बाहर से 4 वाल लेयर से घिरा रहता है। यानी ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है यह इसके बाहर जो है 4 दीवारें पाई जाती है,
जिसका नाम है सबसे बाहर की जो वाल है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। उसके ठीक अंदर की जो दीवार है उसे हम बोलते हैं एंडोथेसियम। उसके भी अंदर की जो दीवार है ये कहलाती है मिडिल लेयर, और उसके भी अंदर की जो दीवार है ये कहलाती है टेपिटम। और अब टेपिटम के अंदर में प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम। इस फिगर में ये जो 4 गोल स्ट्रक्चर है 1 2 3 4, यही कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके बाहर 4 दीवारें हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, उसके अंदर टेपिटम। यहाँ पर फिगर से समझ में आता है कि शुरू की जो 3 वॉल लेयर है वह पूरे एंथर को चारों ओर से घेर रही है, ठीक है। और ये जो टेपिटम है, टेपिटम वाला जो वॉल लेयर है यह पूरे एंथर को नहीं घेर रही है, बल्कि यह टेपिटम माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों ओर प्रेजेंट है। ये टेपिटम जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों ओर प्रेजेंट रहता है। इसमें से शुरू का जो 3 वॉल लेयर है इसका कार्य है माइक्रोस्पोरेंजियम की सुरक्षा करना, और जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सेक के रूप में चेंज कर जाएगा और उसके अंदर में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हो जाएगा तो जो है ये तीन जो वॉल लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों जो है फट जाती है। इस यहाँ पर क्लियर फिगर में कि ये जो वॉल लेयर है एंथर की ये फट जाती है और फिर उसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाता है। तो शुरू का जो 3 वॉल लेयर है यह माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करता है, और जब एंथर जो मैच्योर हो जाता है और पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलने वाला रहता है तो ये 3 वॉल लेयर टूट जाती है और उसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स फिर बाहर निकल जाता है। अब ये जो चौथा टेपिटम लेयर है जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को चारों ओर से घेरे रहता है, इसका कार्य है, यह जो है टेपिटम, इसका कार्य है पॉलन ग्रेन्स को फूड प्रदान करना, उसे नॉरिशमेंट प्रदान करना, उसे जो है भोजन प्रदान करने का काम करता है। इनकी जब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेगा माइक्रोस्पोर, वह माइक्रोस्पोर धीरे धीरे विकसित होकर के बन जाएगा पॉलन ग्रेन्स। तो जब पॉलन ग्रेन्स विकसित हो रहा होता है तो ये टेपिटम जो है उस पॉलन ग्रेन्स को, उस विकसित हो रहे पॉलन ग्रेन्स को भोजन प्रदान करने का काम करता है। ये जो टेपिटम है इसकी जो सेल्स होती है, टेपिटम वॉल लेयर की जो सेल्स होती है उसके अंदर में सघन कोशिका द्रव्य डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और टेपिटम की जो सेल्स है उसमें एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। टेपिटम की जो सेल्स है उसमें एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि टेपिटम की जो सेल्स है उसे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स को फूड प्रदान करना है, भोजन प्रदान करना है, और इसके लिए उस टेपिटल सेल्स को बहुत सारे प्रोटीन की बनाने की आवश्यकता होती है, उसे बहुत सारे केमिकल्स बनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए वो जो टेपिटल सेल का जो न्यूक्लियस है वह कहता है कि हम अकेले इतना ज़्यादा फूड नहीं बना सकेंगे, इसलिए उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा और एक से अधिक न्यूक्लियस या तो 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। तब जाकर के टेपिटल सेल जो है वह अधिक मात्रा में फूड बनाएगा, और वह फूड जो है डेवलपिंग, वह जो फूड है वह डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को मिलते रहता है, ठीक है। जब ये एंथर जो है जब मैच्योर होता है तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ पर बहुत सारे कोशिकाओं का ग्रुप बन जाता है, यानी कि टिश्यू का निर्माण हो जाता है, और उस टिश्यू को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें एक टिश्यू का निर्माण होगा, वह टिश्यू कहलाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है उसमें पाया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, और वही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस डिवीजन के द्वारा पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। In a transverse section of
ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर आउटलाइन, यानी कि अगर हम एंथर के टीएस को काट करके देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन को काट के देखते हैं, तो जो ये जो सर्कुलर जो आउटलाइन है इसी के पास ये माइक्रोस्पोरेंजियम हमें दिखाई पड़ता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, यानी कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये 4 वॉल लेयर से घिरा होता है, जिसका क्रम जो बाहर से अंदर की ओर है वो है एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। तो यहाँ बाहर से अंदर की ओर वॉल लेयर का जो क्रम है वो है सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर इंडोथेसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर और उसके अंदर टेपिटम। ये जो टेपिटम है ये चारों ओर से माइक्रोस्पोरेंजियम को घेरे रहता है। ठीक है, अब जो है आगे क्या है, दी आउटर 3 वॉल लेयर्स, जो शुरू का जो बाहर का जो 3 वॉल लेयर है, परफॉर्म दी फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज दी पोलन। मतलब ये कि ये जो शुरू का जो 3 वॉल लेयर है इसका कार्य है माइक्रोस्पोरेंजियम को सुरक्षा प्रदान करना, और डेहिसेंस का मतलब होता है एंथर की वाल का फट जाना। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रस्फुटन, मतलब एंथर की जो दीवार है बाद में ये फूट जाती है, फट जाती है, और इस प्रोसेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेहिसेंस, हिंदी में बोलते हैं प्रस्फुटन। तो जब उसका डेहिसेंस होता है एंथर वाल का तो वहाँ से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलता है, पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलने में ये हेल्प करता है। फिर आगे, द इंटरमोस्ट वॉल लेयर इज दी टेपिटम, यानी कि सबसे अंदर की जो वॉल लेयर है वो क्या है, टेपिटम है। ठीक है, इट नॉरिसेस दी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, मतलब ये जो टेपिटम है यह डेवलपिंग पोलन ग्रेन को भोजन प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, सेल्स ऑफ द टेपिटम possess dense cytoplasm and generally have more than 1 न्यूक्लियस, मतलब जो टेपिटम की जो सेल्स है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है और उसमें एक से अधिक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ एनसीईआरटी बुक एक क्वेश्चन पूछता है कि कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट, मतलब क्या आप सोच सकते हैं कि टेपिटल सेल जो है वह बाइन्यूक्लिएट क्यों होता है। अभी हम बताएं ना कि टेपिटल सेल का कार्य है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उसे भोजन प्रदान करना। तो भोजन प्रदान करने के लिए टेपिटल सेल को बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण करने की आवश्यकता होती है, बहुत सारे एंजाइम्स का निर्माण करने की आवश्यकता होती है, और इसलिए ये जो टेपिटल सेल है उसका न्यूक्लियस कहता है कि मैं अकेले जो है इतना सारा फूड नहीं बना सकूंगा, इसलिए वह क्या करता है, डिवाइड करेगा और जो है 2 न्यूक्लियस या फिर 2 से अधिक न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, तब जाकर के वह टेपिटल सेल आसानी से पोलन ग्रेन्स के लिए फूड बना सकता है। तो हम बोलेंगे कि टेपिटल सेल को अधिक मात्रा में फूड बनाने की आवश्यकता होती है और इसीलिए वह एक से अधिक न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे है व्हेन द एंथर इज यंग, यानी कि जब एंथर जो है यंग रहता है, ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium, मतलब जब एंथर यंग रहता है ना तो उस समय माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में जो है एक खास प्रकार का सेल्स का ग्रुप बनता है, यानी टिश्यू बनता है, और उस टिश्यू को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है यहाँ पर एक टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, इस टिश्यू को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल्स होती है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, उसी में मियोसिस डिवीजन होगा तो बनेगा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर विकसित हो जाएगा और बन जाएगा पोलन ग्रेन्स। धीरे धीरे जो है ये 2 माइक्रोस्पोरेंजियम आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, ये दोनों भी माइक्रोस्पोरेंजियम आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, इस फिगर में बना हुआ है, और फिर वो कहलाने लगेगा पोलन सेक, और फिर वहां से एंथर की जो वाल है, ये शुरुआती 3 वाल है, ये टूट जाती है और फिर पोलन ग्रेन्स यहां से बाहर निकल जाता है। पोलन ग्रेन्स यहां से बाहर निकल करके कहां जाता है, पोलन ग्रेन्स जब एंथर से बाहर निकलेगा तो वह जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ग्रेन्स जब एंथर से बाहर निकलता है तो वह कहां जाता है, स्टिग्मा के ऊपर। और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन्स में बनता है 2 मेल गेमेट,
पोलन ग्रेन्स में बनता है 2 मेल गैमेट, और इस स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद वह पोलन ग्रेन्स जो है जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा, वहां से निकलेगा पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के माध्यम से पोलन ग्रेन्स का दोनों मेल गैमेट जो है वह पहुंच जाता है ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल के अंदर में प्रेजेंट रहता है 2 फीमेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन्स का दोनों मेल गैमेट ओव्यूल के दोनों फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी। उसके बाद फ्लावर का जो अधिकांश भाग है वह मुरझा करके झड़ जाएगा, ओवरी विकसित होकर के फल बना लेगा, और ओव्यूल विकसित होकर के बीज का निर्माण कर लेगा। ठीक है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग आगे भी देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। ध्यान से देखना है, एक फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो कहलाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के यूनिट को हम बोलते हैं स्टामेन। स्टामेन के ऊपर पाया जाता है एंथर। एंथर में होता है पॉलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजियम, और उस जगह में शुरू में पाया जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। हम लोग पढ़े ना कि माइक्रोस्पोरेंजियम के जगह पर जब एंथर यंग रहता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्थान पर एक खास प्रकार का टिश्यू पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसकी सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC या पॉलन मदर सेल PMC। यानी स्पोरोजेनस टिश्यू में जो सेल्स पाई जाती है उस सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC या पॉलन मदर सेल PMC। और वो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है उसमें हो जाता है, चलो थोड़ा सा हम फिगर भी बना करके दिखाते हैं कि ये है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऐसा बहुत सारा माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट रहता है। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में हो जाता है मियोसिस डिवीजन, यानी कि इस सेल में हो गया मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस जब होगा तो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होकर के चार माइक्रोस्पोर में बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है यह विभाजन करके 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। और ये जो 4 माइक्रोस्पोर होता है ये शुरू में ज्वाइंट रहता है, सब आपस में सटा हुआ रहता है, तो हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, देखो क्या बोले, स्पोरोजेनस टिश्यू में जो सेल्स है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो गया मियोसिस, तो वो विभाजन करके बन गया 4 सेल। उस 4 सेल को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर। लेकिन ये जो 4 सेल है ये सभी आपस में सटा हुआ रहता है, तो 4 के ग्रुप में रहता है, इसलिए हम 4 के ग्रुप को बोलते हैं टेट्राड। तो इसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, फिर ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, अच्छा ये कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होगा। याद रखना है कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये होता है डिप्लॉइड ट्वेन। ठीक है, और मियोसिस हुआ है तो बनने वाला जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा ये हो जाएगा हैप्लॉइड N। फिर धीरे धीरे ये सभी जो माइक्रोस्पोर है यह एक दूसरे से हो जाता है अलग। ये सभी माइक्रोस्पोर जो है ये एक दूसरे से हो जाता है अलग। माइक्रोस्पोर के अंदर में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। याद रखना, माइक्रोस्पोर के अंदर में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और जब माइक्रोस्पोर के अंदर का वह एक न्यूक्लियस विभाजित हो जाता है, माइक्रोस्पोर के अंदर का एक न्यूक्लियस विभाजित हो जाता है, तो एक माइक्रोस्पोर के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाता है, जिसमें से एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा। तो जो बड़ा न्यूक्लियस है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो छोटा न्यूक्लियस है वह कहलाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। और धीरे धीरे एक जो माइक्रोस्पोर है उसके अंदर में 2 सेल बन जाता है। एक माइक्रोस्पोर के अंदर में कितना सेल बन जाएगा, 2 सेल बन जाएगा। जिस बड़े सेल में बड़ा न्यूक्लियस यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और जिस सेल में छोटा न्यूक्लियस यानी कि जेनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा उसे हम बोलेंगे जेनरेटिव सेल। यानी कि माइक्रोस्पोर के अंदर में जब 2 न्यूक्लियस बन जाता है और माइक्रोस्पोर 2 सेल के रूप में चेंज कर जाता है, तब हम उसी को बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोर ही आगे चल करके विकसित होकर के बन जाता है पोलन ग्रेन्स।
हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो है थोड़ा सा भी बता देते हैं। जैसे ये है एक माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर, इसके अंदर में कितना न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, ठीक है। आगे जब विकसित होगा ये, तो एक माइक्रोस्पोर का जो ये न्यूक्लियस जो है, यह न्यूक्लियस विभाजन करेगा, और न्यूक्लियस जैसे विभाजन करेगा तो दो न्यूक्लियस बनेगा, जिसमें से एक रहेगा बड़ा और एक रहेगा छोटा। तो बड़ा जो न्यूक्लियस है ये कहलाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, छोटा वाला कहलाएगा जनरेटिव न्यूक्लियस। और फिर यहाँ से बीच में एक वाल का निर्माण हो जाता है। जैसे एक वाल का निर्माण होगा तो एक माइक्रोस्पोर जो है ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, 2 कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो बड़ा वाला जो सेल है इसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाला जो छोटा वाला है ये कहलाएगा जेनरेटिव सेल। हम लोग आगे पढ़ेंगे ये जो जेनरेटिव सेल है यह भी आगे चल कर के विभाजित होता है और फिर जाकर के 2 मेल गैमीट बनेगा। हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो जनरेटिव सेल है यह भी आगे चल कर के विभाजन करेगा और इससे जो है 2 सेल और बन जाएगा जिसे हम मेल गैमीट कहते हैं। तो एक पॉलन ग्रेन्स के अंदर में 2 मेल गैमीट बनेगा। अभी ये है माइक्रोस्पोर और ये बन जाएगा फिर पॉलन ग्रेन, हम इसको बोलेंगे पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर ही विकसित होकर के बन जाता है पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस विभाजन होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है या माइक्रोस्पोर बनता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें जब मियोसिस विभाजन होगा और बन जाएगा माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो हम इसी प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बताए, फ्लावर का यूनिट पार्ट, फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो एंडोसियम, उसका यूनिट पार्ट स्टामेन, इसके ऊपर में एंथर, एंथर में रहता है पॉलन सेक, और यंग कंडीशन में पॉलन सेक के जगह पे रहता है स्पोरोजेनस टिश्यू। इसमें पाया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल और उसमें होगा मियोसिस डिवीजन और बन जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, और यही प्रोसेस कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है फिर माइक्रोस्पोर में चेंज करेगा, अलग अलग हो जाएगा, फिर वो चेंज विकसित होकर के बन जाएगा पॉलन ग्रेन्स। देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी कि जब एंथर विकसित होता है तो उसके अंदर का जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है तो उसकी जो सेल्स है वह मियोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन में चली जाती है और बन जाता है क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, व्हाट वुड बी दी प्लॉइडी ऑफ दी सेल्स ऑफ दी टेट्राड। यानी कि टेट्राड जो बना, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, इसका प्लॉइडी क्या होता है। तो जब मियोसिस के द्वारा बना है तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, इसका जो क्वेश्चन जो पूछता है कि इसका जो प्लॉइडी है वो क्या होगा, तो वो होगा निश्चित रूप से हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस से बना है। आगे है एज इच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू, यानी कि स्पोरोजेनस टिश्यू का जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी कि स्पोरोजेनस टिश्यू का जितना भी माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वह माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के योग्य होता है। ठीक है, आगे है इच वन इज ए पोटेंशियल पोलेन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब पोलेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी कि ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इसकी जो सेल्स है वो क्या होती है, पोलेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलेन मदर सेल पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलेन मदर सेल है इसमें मियोसिस डिवीजन होगा और माइक्रोस्पोर बनेगा, यही प्रोसेस कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, द माइक्रोस्पोर एज दे आर formed are arranged in a cluster of 4 cells, यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी कि वो जो माइक्रोस्पोर बनता है वो 4 के ग्रुप में बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड।
एज द एंथर्स मेच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। मतलब जब एंथर मेच्योर होता है तो उसमें वाटर की कमी होती है। कनेक्टिव जो होता है ना, स्टामेन का दो भाग, एक फिलामेंट और ऊपर एंथर। तो एंथर फिलामेंट के जिस पॉइंट से जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। तो जब एंथर मेच्योर होता है ना तो वह कनेक्टिव जो है एंथर को वाटर सप्लाई करना बंद कर देता है, जिसके कारण एंथर में वाटर की कमी हो जाती है, यानी कि और फिर जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा एंथर का वाटर जो है बाहर भी निकलते रहता है। तो एंथर में वाटर की कमी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर जो है वो फिर अलग अलग हो जाता है और विकसित होकर के पोलन ग्रेन्स बन जाता है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। यानी कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर में हजारों कई हजार की संख्या में पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, और जब एंथर का डेहिसेंस होता है मतलब एंथर जब फट जाता है तो फिर वो एंथर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस समझ में आया। हम लोग आगे पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो अब हम लोग पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक पोलन ग्रेन जो होता है यह मेल गेमिटोफाइट अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर में ही मेल गेमिट का निर्माण होता है। हम लोग आगे देखेंगे कि पोलन ग्रेन में कैसे मेल गेमिट बनता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट अवस्था को प्रदर्शित करता है, और एक पोलन ग्रेन जो होता है वह चारों ओर से दो वाल लेयर से घिरा रहता है। पोलन ग्रेन चारों ओर से दो वाल से घिरा रहता है। इसका जो सबसे बाहर का जो मोटा वाल होता है वो कहलाता है एक्साइन, और एक्साइन के ठीक अंदर का जो वाल होता है वह कहलाता है इंटाइन। तो याद रखना है कि पोलन ग्रेन चारों ओर से दो दीवार से घिरा होता है। बाहर के मोटे दीवार को हम कहते हैं एक्साइन, और उसके ठीक अंदर के दीवार को कहते हैं इंटाइन, और उसके अंदर में ही पोलन ग्रेन पाया जाता है। पोलन ग्रेन चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म के बीच में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके वाल को ठीक से समझते हैं। ये जो बाहर का जो वाल है एक्साइन, यह एक्साइन स्पोरोपोलेनिन नामक केमिकल का बना होता है। ठीक है, ये जो एक्साइन है यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और स्पोरोपोलेनिन जो है यह सर्वाधिक रेसिस्टेंट मटेरियल होता है। इस पर जो है एसिड का या किसी अदर सब्सटेंस का कोई इफेक्ट, टेम्परेचर, एसिड, एल्कली, इन सभी का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। और स्पोरोपोलेनिन जो होता है इसे नष्ट करने वाला दुनिया में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो स्पोरोपोलेनिन सुरक्षित हमेशा रहता है। ठीक है, ये जो एक्साइन है इस एक्साइन वाल में बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को हम कहते हैं जर्मपोर। यहाँ छिद्र बना हुआ है, ये छिद्र कहलाता है जर्मपोर। जर्मपोर जहाँ होता है वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर जो है ये जो इनर वाल है यह इंटाइन कहलाया। इंटाइन जो है वह पतली झिल्ली होती है, उसमें कोई भी छिद्र नहीं पाया जाता है, और ये चारों ओर जो है पोलन ग्रेन को ढके हुए रहता है। ठीक है, फिर जो है पोलन ग्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, और जो है इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। जब ये पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, जैसे पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तो होता क्या है, उसका जो ये न्यूक्लियस है यह विभाजन कर जाएगा। विभाजित होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस बना लेगा। बड़े न्यूक्लियस को हम बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और छोटे वाले को बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। फिर क्या होगा, यहाँ से एक वाल बन जाएगा, इधर वाल बन गया। तो एक पोलन ग्रेन में 2 सेल, 2 कोशिका का निर्माण हो गया। एक पोलन ग्रेन में 2 सेल्स बन जाता है। बड़ा वाला सेल जो है ये कहलाता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल
या इसे हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। और छोटा वाला जो सेल है ये कहलाता है जेनरेटिव सेल। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो जनरेटिव सेल है यह भी विभाजन करता है और दो सेल बनाता है, वो दोनों सेल कहलाता है मेल गेमेट। तो पोलन ग्रेन का यही स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन में सबसे बाहर एक मोटा आवरण जिसे एक्साइन कहते हैं, उसके अंदर एक पतला आवरण जिसे इंटाइन कहते हैं, उसके अंदर में पोलन ग्रेन प्रेजेंट रहता है। यह जब मैच्योर होगा तो उसका न्यूक्लियस विभाजन करेगा, दो न्यूक्लियस बनेगा, बीच में लेयर बन जाएगा, जिसकी वजह से एक पोलन ग्रेन में दो सेल बन जाएगा, एक बड़ा सेल वेजिटेटिव सेल और एक छोटा सेल जनरेटिव सेल। हम लोग एनसीईआरटी बुक के सभी लाइन को समझ लेते हैं। पोलन ग्रेन के बारे में क्या लिखा हुआ है? दी पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गेमिटोफाइट, यानी पोलन ग्रेन जो है वो मेल गेमिटोफाइट अवस्था को प्रदर्शित करता है। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, पोलन ग्रेन जो है वो प्रायः गोलाकार होता है, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, यानी कि पोलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है ना वह 25 से 50 माइक्रोमीटर का हो सकता है। इट हैज़ ए प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वाल, यानी कि इसमें जो है हमको साफ साफ जो है दो लेयर दिखाई पड़ता है। ठीक है, फिर क्या है? दी हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन, यानी बाहर का जो हार्ड आउटर लेयर है वो कहलाता है एक्साइन। इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, वह जो है स्पोरोपोलिन से मिलकर के बना होता है। विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि ये जो स्पोरोपोलिन है यह ज्ञात ऑर्गेनिक मटेरियल में से ये काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, यानी कि इस पर जो है हाई टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये सभी चीज़ को सहन कर सकता है। फिर है नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नॉन, यानी कि ऐसा कोई एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, आगे है पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट एपर्चर कॉल्ड जर्मपोर, यानी कि पोलन ग्रेन में बहुत सारा छिद्र होता है जिसे बोलते हैं, एक्साइन में बहुत सारा छिद्र होता है जिसको बोलते हैं जर्मपोर। वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, यानी जर्मपोर के पास स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे है पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ दी प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। देखो पोलन ग्रेन जो होता है ना ये फॉसिल्स के बारे में भी दर्शाता है, यानी कि जीवाश्म के बारे में दर्शाता है, जैसे कोयला वगैरह सब के बारे में दर्शाता है। क्यों होता क्या, कोयला कैसे बनता है? हजारों लाखों वर्षों पहले जो है कोई भूकंप आया होगा और उसमें पेड़ पौधा सब जो है जमीन के अंदर में दब गया होगा, तो उस पेड़ पौधा में जो पोलन ग्रेन्स होगा वह भी कहाँ, जमीन के अंदर में दब गया। अब पोलन ग्रेन्स में एक्साइन में प्रेजेंट है स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन तो नष्ट होता नहीं, बाकी सब चीज़ तो नष्ट हो जाएगा लेकिन स्पोरोपोलिन तो नष्ट होगा नहीं। तो जब कभी ज़मीन का खुदाई किया जाता है और उसके अंदर से बहुत हजारों वर्ष पुराना जो स्पोरोपोलिन निकलता है उसको देख करके यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जो है कोयला मिलने की संभावना है। मतलब बहुत पुराना स्पोरोपोलिन, हजारों वर्ष पुराना स्पोरोपोलिन जहाँ मिलेगा वहाँ एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जो है पेड़ पौधे का अंश है, पेड़ पौधे का अंश ही तो कोयला में परिवर्तित होता है, तो अनुमान लगता है कि शायद यहाँ पर जो है कोयला मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Why do you think एक्साइन शुड बी हार्ड, यानी कि कहता है, क्वेश्चन कहता है, पूछता है एनसीईआरटी कि क्या बता सकते हैं कि जो है एक्साइन हार्ड क्यों होता है? ये जो एक्साइन है ये कठोर क्यों होता है, क्या बता सकते हैं? तो समझो इसको। ये जो पोलन ग्रेन्स है, यह जो पोलन ग्रेन्स है, हम जो है एक फिगर बनाने का कोशिश करते हैं, जगह की कमी है यहाँ, तो थोड़ा सा जो है यहाँ छोटा सा हम बनाने का प्रयास करते हैं फिगर को। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर में चलो ये हो गया ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर में प्रेजेंट है दो फीमेल गेमेट, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जब पॉलिनेशन होता है तो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स निकलता है वह पोलन ग्रेन्स आ जाता है स्टिग्मा के ऊपर। जब पॉलिनेशन होगा एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर।
इस पॉलन ग्रेन्स में जो है 2 मेल गैमेट बन चुका है, ठीक है, 2 मेल गैमेट बन चुका है, ये 2 मेल गैमेट है। अब होता क्या है कि जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स आता है तो यह पॉलन ग्रेन्स अंकुरित होता है। ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये यहाँ पर अंकुरित होगा। पॉलन ग्रेन्स देखो अंकुरित हुआ और अंकुरित होने से एक नली निकला। इस नली को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, इसको बोलेंगे पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे नीचे आता है, ओव्यूल के अंदर चला गया, देखो चला गया ना, ओव्यूल के अंदर चला गया। अब होता क्या है, इस पॉलन ट्यूब से होकर के ही ये दोनों मेल गैमेट जो है आ जाता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से जुड़ा, दूसरा मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट से जुड़ा, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओवरी है यह फ्रूट में चेंज कर जाएगा और ये जो ओव्यूल है यह सीड में चेंज कर जाएगा। तो मुख्य रूप से हम लोग देखें कि जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आता है तो वह पॉलन ग्रेन्स अंकुरित होता है और उससे पॉलन ट्यूब निकलता है। ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाकर के प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि ये एक्साइन हार्ड क्यों होता है। रियल में एक्साइन जो हार्ड होता है तो इस वजह से इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ये छोटा या बड़ा हो नहीं सकता, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ही रहेगा, ये अपने आकार को बनाए रखता है, ठीक है। अब होता क्या है कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर में साइटोप्लाज्म का मात्रा बढ़ते रहता है। इसका आकार साइटोप्लाज्म का मात्रा जो है ना ये क्या होगा, बढ़ेगा। जब साइटोप्लाज्म का मात्रा बढ़ेगा तो ये फैलने का प्रयास करेगा, लेकिन बाहर से जो एक्साइन है वह उस साइटोप्लाज्म को फैलने नहीं देगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो अंदर का जो इंटाइन वाल है, ये इंटाइन वाल के ऊपर प्रेशर बनने लगता है। प्रेशर बनने के कारण जो है इंटाइन वाल फैलने का प्रयास करता है, लेकिन कि ये एक्साइन उसको फैलने नहीं देता है। तो हम लोग देखें कि एक्साइन में ये बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र होता है। तो ये जो एक्साइन में जो छिद्र होता है ना, अब होता क्या है, ये जो इंटाइन है, ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन फैलता है और फैल करके इस छिद्र से होकर के इस तरह से बाहर निकल जाता है। यानी कि ये जो इंटाइन वाल है यह जर्म पोर यानी एक्साइन के छिद्र से होकर के से बाहर निकल जाता है और यही इंटाइन वाल ही जो है पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। तो इसको ये जो एक्साइन है इसको हार्ड इसलिए बनाया गया है ताकि ये पॉलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा के ऊपर जाकर के ठीक तरह से अंकुरित हो सके और आगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो सके। अगर ये एक्साइन हार्ड नहीं रहेगा तो पॉलन ग्रेन के अंदर में जब साइटोप्लाज्म का मात्रा बढ़ेगा, एक्साइन का साइज बढ़ेगा, तो इंटाइन का साइज जब बढ़ेगा तो एक्साइन भी बढ़ जाएगा और एक्साइन बढ़ने की वजह से पॉलन ट्यूब बनेगा ही नहीं। जब पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगा। इसलिए ही ये जो एक्साइन है इसको हार्ड बनाया गया है। आगे देखो क्या है, व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ जर्मपोर। जर्मपोर का फंक्शन क्या है। ये जो जर्मपोर है इसका फंक्शन है कि पॉलन ट्यूब जो जब बनेगा तो उसको बाहर निकालने के लिए जो वो रास्ता प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। यानी कि ये जो पॉलन ग्रेन का जो इनर वॉल है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन कहते हैं। और ये जो इंटाइन है ये पतला होता है, एक कंटिन्यूस लेयर होता है और यह सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। ये जो इंटाइन है ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। आगे क्या है, द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये जो पॉलन ग्रेन का प्लाज्मा साइटोप्लाज्म है वो चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो कंटेन 2 सेल्स, यानी उसमें 2 सेल बन जाता है। जो एक होता है वेजिटेटिव सेल और जो है एक होता है जनरेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल है ये बड़ा होता है और उसमें जो है बहुत सारा फूड जमा रहता है और ये इरेगुलर साइज का होगा। और जो है जो इसका जनरेटिव सेल होता है ये होगा स्मॉल और उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके साइटोप्लाज्म में उसका न्यूक्लियस तैरते रहता है।
तो हम लोग जो है अभी पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को समझ गए। हम लोग जान गए कि शुरू में पोलन ग्रेन्स में एक न्यूक्लियस होता है, बाद में 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। 2 न्यूक्लियस बनने के बाद जो है वह 2 सेल के रूप में भी परिवर्तित हो जाएगा और आगे चल करके ये जनरेटिव सेल भी विभाजन करेगा और 2 मेल गैमीट का निर्माण हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। आज हम लोग स्टामेन के बारे में पढ़े, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़े, एंथर के वाल के बारे में पढ़े और जो है पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़े। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।